आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट्स 10 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पूरे इतिहास, उसके भूगोल और राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मतलब अगर भारतीय इतिहास एक लंबी भव्य फिल्म है ना, तो ये 10 युद्ध उस फिल्म के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट हैं। ये एक बहुत सटीक नजरिया है। जब हम इन 10 युद्धों का विश्लेषण करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि ये केवल 2 सेनाओं के बीच हार जीत की घटनाएं नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये युद्ध इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सत्ता कैसे अपने हाथ बदलती है। सत्ता का ये बदलाव कभी किसी नई सैन्य तकनीक के जरिए होता है, कभी किसी गहरी राजनीतिक साजिश के जरिए, और कई बार ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध के मैदान में रसद या सप्लाई लाइन किसके पास बेहतर थी। सही बात है। तो चलिए इस फिल्म के पहले बड़े प्लॉट ट्विस्ट से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब भारत की पारंपरिक युद्ध शैली का सामना अन्य बिल्कुल नई चालों से हुआ। 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। एकदम सही। सोर्स के अनुसार ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। और यहाँ जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है गोरी की चालाकी। गोरी ने चालाकी से हमला कर जीत हासिल की, जिससे भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या ये सिर्फ धोखा था? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक पक्ष ने बस बेईमानी की और वो जीत गया? देखिए, इसे सिर्फ धोखा कहना इतिहास के बहुत बड़े सामरिक बदलाव को नजरअंदाज करना होगा। मैं समझाती हूँ। तराइन का यह युद्ध दरअसल 2 अलग-अलग सैन्य विचारधाराओं का टकराव था। अच्छा। एक तरफ पारंपरिक भारतीय युद्ध शैली थी जिसे धर्म युद्ध माना जाता था। इसके कुछ निश्चित नैतिक नियम होते थे, जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे युद्ध सूर्योदय के बाद शुरू होगा और सूर्यास्त पर खत्म हो जाएगा, या निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। राजपूत सेना भारी घुड़सवारों और आमने सामने की लड़ाई पर निर्भर करती थी। और दूसरी तरफ गौरी की सेना थी, उनके नियम अलग थे। दूसरी तरफ तुर्क सेना थी जिसका एकमात्र लक्ष्य जीतना था, चाहे तरीका कोई भी हो। गोरी ने इस युद्ध में सुबह होने से पहले ही अचानक हमला कर दिया जब राजपूत सेना तैयार भी नहीं थी। ओहो, मतलब नियम ही नहीं माने। जी। इसके अलावा सोर्स बताता है कि उसने अपनी हल्की घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करके झूठे पीछे हटने यानी फेंड रिट्रीट की रणनीति अपनाई। तो राजपूत सेना उनके पीछे गई होगी? हाँ, राजपूत सेना जोश में उनका पीछा करते हुए अपना फॉर्मेशन तोड़ बैठी और फिर गोरी की सुरक्षित टुकड़ियों ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। कमाल है। तो ये केवल चालाकी नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी जहां युद्ध के मैदान में कूटनीति और अप्रत्याशित हमलों ने पुरानी नैतिकताओं को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया था। मतलब असल में ये युद्ध के नियमों का बदल जाना था। जो पक्ष पुराने नियमों से खेल रहा था वो हार गया। ये बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और इसी रणनीति ने आगे चलकर और भी बड़ा रूप ले लिया, जहां सिर्फ नियम नहीं बदले बल्कि पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। आप 1526 के पानीपत युद्ध की बात कर रहे हैं ना? हाँ। तराइन के करीब 3 सदी बाद हम आते हैं 1526 के पहले पानीपत के युद्ध पर। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसके ठीक 1 साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जहां बाबर का सामना राणा सांगा की सेना से हुआ था। जी। और सोर्स के मुताबिक इन दोनों ही युद्धों में बाबर की जीत का सबसे बड़ा कारण था उसका तोपखाना और बारूद। क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि ये युद्ध तो ऐसा था जैसे तलवारों की लड़ाई में अचानक कोई मॉडर्न टैंक लेकर आ जाए? ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। पहले पानीपत और खानवा के युद्ध इतिहास के वो बिंदु हैं जहां तकनीक ने शारीरिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया। कैसे? देखिए, इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के मुकाबले कई गुना बड़ी थी। खानवा में राणा सांगा के पास अदम्य साहस वाले राजपूत योद्धा थे, लेकिन तकनीक के सामने ये सब बेअसर साबित हुए। लेकिन अंतोपो ने असल में काम कैसे किया? मतलब क्या सिर्फ तोपों के गोलों ने इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया? नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक असर इसके शारीरिक नुकसान से कहीं ज्यादा था। उस समय की भारतीय सेनाओं में हाथियों का बहुत बड़ा रोल होता था। हाँ, वो तो है। हाथियों को भारी कवच पहनाकर एक लिविंग टैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाबर के पास जो बारूद और मैचलॉक्स यानी शुरुआती बंदूकें थीं, उनकी कान फोड़ू आवाज और आग ने हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। और हाथियों ने तो पहले कभी ऐसा शोर नहीं सुना था। बिल्कुल, वो बिधक गए और पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। ओहो,
यानी तकनीक ने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। जी, और बाबर ने तोपों को बैलगाड़ियों से बांधकर एक अभेद्य दीवार बना ली थी, जिसे अराबा रणनीति कहते हैं, जिससे राजपूतों के सीधे हमले नाकाम हो गए। इन दो युद्धों ने भारत के सैन्य इतिहास में एक स्पष्ट लकीर खींच दी कि अब युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक नवाचार से जीते जाने वाले थे। और इसी तकनीक ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। नई तकनीक से साम्राज्य तो बन गया, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए सिर्फ तोपें काफी नहीं थीं। आप दूसरे पानीपत युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1556 के दूसरे पानीपत युद्ध की, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा जा रहा था। सोर्स के तथ्य बहुत ही हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। हेमू यह युद्ध केवल इसलिए हार गया क्योंकि उसकी आंख में अचानक एक तीर लग गया था। अब यहां मुझे थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? क्या एक लकी तीर से किसी बड़े साम्राज्य की नींव स्थिर हो सकती है? मतलब ये तो मिलिट्री लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ लगता है। ये मिलिट्री लॉजिक के खिलाफ लग सकता है, लेकिन ये उस समय की सेनाओं की एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी या कह लें स्ट्रक्चरल वीकनेस को उजागर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े साम्राज्यों का निर्माण हमेशा बहुत सोची समझी रणनीतियों का परिणाम होता है, लेकिन दूसरा पानीपत हमें याद दिलाता है कि भाग्य एक बहुत बड़ा कारक है। संरचनात्मक कमजोरी से आपका मतलब क्या है? मतलब उस दौर की भारतीय सेनाएं पूरी तरह से अपने लीडर के चेहरे पर निर्भर करती थीं। सेना का कोई स्पष्ट चेन ऑफ कमांड नहीं होता था। अच्छा। हेमू एक बेहद सक्षम सेनापति था। वो अपने हाथी हवाई पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था और मुगल सेना लगभग हारने की कगार पर थी। लेकिन जैसे ही तीर हेमू की आंख में लगा और वो हाथी के हौदे में नीचे गिरा, उसकी सेना को लगा कि उनका लीडर मारा गया। एकदम सही। और बिना लीडर के सेना में भगदड़ मच गई। ओहो। नेतृत्व विहीन होते ही जीती हुई बाजी हार में बदल गई। जी, इस घटना ने मुगलों को वो राजनीतिक स्थिरता दी जिसकी उन्हें भारत में टिके रहने के लिए सख्त जरूरत थी। ये पल दिखाता है कि इतिहास कितनी बारीक डोर पर लटकता है। सच में। अगर वो तीर कुछ इंच ऊपर या नीचे होता तो शायद आज हम किसी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ ही नहीं रहे होते। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक व्यक्ति का गिरना पूरे इतिहास को मोड़ सकता है। लेकिन इस स्थिरता को एक ऐसी चुनौती भी मिली जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। हल्दी घाटी। बिल्कुल। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच का यह संघर्ष। हमारे सोर्स के अनुसार महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जिस वीरता का परिचय दिया, उसके कारण ये शौर्य और बलिदान का प्रतीक बन गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये युद्ध मुगलों के खिलाफ कोई निर्णायक सैन्य जीत नहीं थी, तो इसे इन 10 टर्निंग पॉइंट्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, हल्दी घाटी का महत्व जमीन पर कब्जे या हार जीत से बहुत आगे जाता है। ये युद्ध असममित युद्ध या जिसे हम गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं, उसका एक मास्टर क्लास था। अच्छा, गुरिल्ला युद्ध। हाँ, महाराणा प्रताप जानते थे कि मैदानी इलाके में मुगलों की विशाल सेना और तोपखाने का सामना करना आत्महत्या के समान है। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए अरावली की संकरी पहाड़ियों और दर्रों को चुना। जहां मुगलों की भारी सेना और तोपें किसी काम की नहीं रह गईं। बिल्कुल, वहां मुगलों का संख्या बल ही उनके खिलाफ काम करने लगा। हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। इसने ये स्थापित किया कि एक विशाल और अजय दिखने वाले साम्राज्य को भी स्थानीय भूगोल और दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए उलझाकर रखा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि सत्ता का विरोध भी इतिहास में उतनी ही गहराई से दर्ज होता है जितनी कि सत्ता की स्थापना। और उनका ये प्रतिरोध आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जी बिल्कुल। शौर्य और भौगोलिक रणनीति के शानदार तालमेल के बाद हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सत्ता का खेल हथियारों, तोपों या आमने सामने की बहादुरी से पूरी तरह हट जाता है। हाँ, यहाँ से खेल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। अब खेल कूटनीति, साजिशों, विश्वासघात और अंततः सबसे बढ़कर कॉर्पोरेट लालच की तरफ मुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय की। सही कहा। सोर्स में दी गई अगली 3 घटनाओं पर गौर करते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध, 1760 का वांडीवाश का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सामना अंग्रेजों से होता है, लेकिन यहां अंग्रेज किसी नई तोप या तकनीक से नहीं जीतते, बल्कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात से जीतते हैं।
तो क्या उन्होंने बिना लड़े ही बंगाल को जीत लिया? इसे आप एक आधुनिक कॉर्पोरेट टेकओवर की तरह देख सकते हैं। कॉर्पोरेट टेकओवर? हाँ, अगर हम इन घटनाओं के पीछे के तंत्र को समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी। उनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था, युद्ध लड़ना नहीं। सही बात है, व्यापार करने आए थे। बिल्कुल। प्लासी का युद्ध दरअसल कोई बड़ा सैन्य टकराव था ही नहीं, ये एक राजनीतिक सौदा था। अंग्रेजों ने देखा कि नवाब के दरबार में भारी असंतोष है, तो उन्होंने मुख्य सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर खरीद लिया। और सेना लड़ ही नहीं। युद्ध के मैदान में नवाब की आधी से ज्यादा सेना लड़ी ही नहीं। मतलब उन्होंने दुश्मन के घर में ही सेंध लगा दी और बिना खास खून बहाए सत्ता हासिल कर ली। बिल्कुल। और फिर 1760 में वांडी वाश के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया, जिससे भारत में उनका कोई यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी ही नहीं बचा। लेकिन सोर्स के मुताबिक असली टर्निंग पॉइंट 1764 का बक्सर का युद्ध था। जी। प्लासी ज्यादा मशहूर है, फिर बक्सर असली टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? देखिए, प्लासी मशहूर है क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी, वहां से दरवाजा खुला था। लेकिन बक्सर वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित की। कैसे? बक्सर में अंग्रेजों का सामना किसी एक शासक से नहीं, बल्कि भारत की 3 बड़ी ताकतों से हुआ था: बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना। और इस बार कोई धोखा नहीं था? नहीं, इस बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुशासित पैदल सेना और उनके तोपखाने की जीत थी, जो भारतीय सेनाओं के खंडित नेतृत्व पर भारी पड़ी। लेकिन बक्सर की जीत का सबसे बड़ा परिणाम सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक था। आर्थिक? हाँ, बक्सर के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। ये दीवानी अधिकार क्या था और इसने इतिहास को कैसे बदला? दीवानी अधिकार का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व या टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। इस एक अधिकार ने पूरे खेल के नियम बदल दिए। अच्छा। वानी मिलने के बाद उन्हें ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं रही। ओहो, मतलब अब वे बंगाल के किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते, उसी पैसे से भारत का सामान खरीदते, उसी पैसे से अपनी विशाल सेना का खर्च उठाते और फिर उसी सेना का इस्तेमाल करके भारत के बाकी हिस्सों पर कब्जा करते। एकदम सटीक। ये उपनिवेशवाद का एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बन गया था। खुद का निवेश शून्य, मुनाफा असीमित और साथ में पूरा का पूरा देश नियंत्रण में। कमाल है। सरल शब्दों में कहें तो अब भारत का पैसा ही भारत को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगा था। इस आर्थिक नियंत्रण ने अंग्रेजों को इतनी ताकत दे दी कि अब उन्हें रोकना लगभग असंभव हो गया था। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाली बात है। अर्थव्यवस्था कैसे सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, बक्सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन भारत में अभी भी कुछ बहुत बड़ी देशी ताकतें बची नहीं थीं जो अंग्रेजों को रोक सकती थीं। और यहीं से हमारी लिस्ट के आखिरी 2 युद्ध आते हैं। जी, मराठे और मैसूर। हाँ, 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। और हमारी लिस्ट का 10वां युद्ध है 1799 का चतुर्थ मैसूर युद्ध, जहां टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूं तो क्या पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने ही अंग्रेजों के लिए मैदान साफ किया था? ये बिल्कुल सही आकलन है। 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध को समझे बिना हम भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण कब्जे को कभी नहीं समझ सकते। अक्सर कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। और वो थे मराठे। जी, मुगलों के पतन के बाद मराठे भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, लेकिन पानीपत में उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मराठे तो अपने छापामार युद्ध और गतिशीलता के लिए जाने जाते थे ना? फिर अब्दाली के सामने वो इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? यहीं पर रणनीति की एक बहुत बड़ी चूक हुई। मराठा सेना पानीपत तक एक विशाल कैंप लेकर गई थी, जिसमें बहुत सारे गैर लड़ाकू लोग भी शामिल थे, जैसे तीर्थयात्री और परिवार। अच्छा। इसके चलते उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी गतिशीलता खत्म हो गई। अब्दाली ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी। बिना सप्लाई के तो युद्ध लड़ना नामुमकिन है। बिल्कुल। जब कई हफ्तों तक मराठा सेना को राशन नहीं मिला, तो उन्हें भूख से बेहाल होकर एक सीधा मैदानी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अब्दाली के आधुनिक तोपखाने और ऊंटों पर लदी छोटी तोपों, जिन्हें जंबूरक कहते हैं, उनके सामने टिक नहीं पाया। तो मराठों की हार का कारण सिर्फ अब्दाली की ताकत नहीं थी,
बल्कि अपनी ही सप्लाई लाइन का कटना और अपनी पुरानी रणनीति को छोड़ देना था। जी, और इस हार ने मराठा शक्ति को ऐसा तोड़ा कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या सत्ता का शून्य पैदा हो गया। और राजनीति का ये नियम है कि वैक्यूम कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। सही कहा। जब मराठे उत्तर भारत में उलझे हुए थे और इस हार से उभरने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दीवानी अधिकारों से मिले पैसे से अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। एकदम सही। अंग्रेजों ने इस शून्य का बहुत चतुराई से फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय ताकतों को कभी एक साथ एकजुट नहीं होने दिया। हाँ, जब तक 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध का समय आया, तब तक अंग्रेज आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो चुके थे। टीपू सुल्तान एक बहुत ही आधुनिक सोच वाले शासक थे, जिन्होंने रॉकेट तकनीक और अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हाँ, टीपू सुल्तान के रॉकेट तो बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति ने उन्हें मराठों और निजाम से अलग थलग कर दिया। और टीपू सुल्तान के शहादत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं बची। 1761 में मराठों के टूटने से जो रास्ता खुला, 1799 तक आते आते अंग्रेजों ने उस पूरे रास्ते पर अपना पूर्ण कब्जा जमा लिया था। जी, टीपू सुल्तान के पतन के बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक छत्रराज होगा। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही स्पष्ट है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये ऑडियो ओवरव्यू साबित करता है कि ये 10 घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। बिल्कुल है। 1192 के तराइन के मैदान में गोरी की उस नई सामरिक सोच ने युद्ध के नियम बदले। फिर 1526 और 27 में बाबर की तोपों ने साबित किया कि तकनीक बाहुबल पर भारी पड़ती है। 1556 में हेमू की आंख में लगे एक तीर ने दिखाया कि संरचनात्मक कमजोरियां कैसे भाग्य के आगे घुटने टेक देती हैं। और 1576 में हल्दी घाटी ने असम्मित युद्ध का महत्व समझाया। हाँ। और उसके बाद सत्ता का स्वरूप हथियारों से हटकर अर्थव्यवस्था पर आ गया। 1757 में प्लासी के मैदान में हुए एक कॉरपोरेट टेकओवर ने दरवाजे खोले। 1760 के वॉन्डी वॉश ने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हटाया और 1764 में बक्सर ने भारत का खजाना अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। जी, और इसी बीच 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की रणनीतिक चूक ने एक ऐसा खालीपन पैदा किया जिसे भरने के लिए अंग्रेज तैयार बैठे थे। और अंततः 1799 में टीपू सुल्तान के पतन के साथ ब्रिटिश साम्राज्य अजय हो गया। अब यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये इतिहास सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है। सही कहा। आज हम जिस आधुनिक भारत को देखते हैं, जो हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं, जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वे सब इन्हीं 10 युद्धों की भट्टी में पककर तैयार हुई हैं। अगर सत्ता के ये बदलाव इस तरह से नहीं होते तो आज का वर्तमान बिल्कुल अलग होता। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? हम अक्सर मानते हैं कि इतिहास एक तयशुदा रास्ते पर चलता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर दूसरे पानीपत के युद्ध में वो तीर कुछ इंच चूक जाता और हेमू न गिरता? सोचने वाली बात है। क्या मुगलों का भारत में कोई भविष्य होता? या क्या होता अगर प्लासी में मीर जाफर वो ऐतिहासिक विश्वासघात न करता? क्या कोई व्यापारिक कंपनी कभी पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर पाती? शायद नहीं। इतिहास को हमेशा केवल बड़ी रणनीतियां ही नहीं बदलती। कई बार ये इंसान के एक छोटे से लालच या युद्ध के मैदान में चली हवा की एक दिशा से भी पूरी तरह बदल जाता है। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। इतिहास की इस लंबी फिल्म में एक छोटा सा बदलाव, एक अलग फैसला और आज की दुनिया की पूरी तस्वीर ही कुछ और होती। बिल्कुल। ये डीप डाइव हमें यही सिखाता है कि हर बड़ा बदलाव, चाहे वो तकनीकी हो, आर्थिक हो या कूटनीतिक, अपने पीछे कारणों की गहरी श्रृंखला छोड़ जाता है। तो आज के इस गहरे और विश्लेषणात्मक सफर को हम यहीं रोकते हैं। जी, क्या पता आज हमारे आसपास भी कोई ऐसा ही टर्निंग पॉइंट बन रहा हो जिसे इतिहास कल अपनी किताबों में दर्ज करेगा। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और दिलचस्प सोर्स के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।